हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम मेयर और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म गुप्तास क्लासेस में। और जैसे कि हम यहां पे अपना जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, लाइक अपना जो सिलेबस है वो कर रहे हैं। वो जो सिलेबस है हम EMRS के रिगार्डिंग पूरा पढ़ रहे हैं। हमको EMRS में मेनली हम PGT को टारगेट कर रहे हैं और इसके अलावा हम जो दूसरा एग्ज़ाम है जो टारगेट पे है हमारा, वो दूसरा एग्ज़ाम हमारा जो टारगेट पे है वो है HTET का। ठीक है, जैसा कि आज मैंने एक वो पढ़ा था, लाइक एक कटिंग थी न्यूज़पेपर की, तो उसमें ये था कि दिसंबर में शायद से 2 दिसंबर था शायद डेट, तो 2 दिसंबर की डेट है शायद से HTET की। तो जो भी बच्चे HTET या EMRS या फिर मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपका कॉमर्स बहुत ही एक तरीके से एक मेजर रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए, है ना, वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, आप हमको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं वैसे अभी थोड़ी देर पहले दोपहर में लाइक शाम को बना चुका था, बट इसमें क्या था, आवाज़ का दिक्कत था। मैंने पूरी बना ली, फिर उसमें देखा, मैंने प्ले करके देखा तो आवाज़ ही नहीं है, तो फिर मुझे अब दोबारा बनानी पड़ रही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। बातें तो हमारी होती रहेंगी और मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, है ना। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं कमेंट करिए, कोई शिकायत है, कुछ बुरा भी लगता है, गलत भी लगता है, या कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आती है, उसके रिगार्डिंग भी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ लीजिए और यहीं पे हमारी सारी PDF जो भी हम वीडियोस डालते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, चलें। तो हमने अब तक प्रोक्योरमेंट से रिगार्डिंग हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स हम कहाँ से करेंगे। प्रोक्योर करना होता है एक तरीके से फंड्स को रेज करना। ठीक, तो हमने ये देखा था कि कुछ सोर्सेज होती हैं जहाँ से हम फंड्स को रेज करते हैं, तो आज हम उन्हीं सोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फंड्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म्स ऑफ रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल। हम जहाँ से भी जिन भी सोर्सेज के से फंड को रेज करते हैं उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। किसके रिगार्डिंग? रिस्क के रिगार्डिंग, कॉस्ट के रिगार्डिंग और यहाँ पे कंट्रोल के रिगार्डिंग। रिस्क होती हैं आपकी फाइनेंशियल रिस्क होती हैं। ठीक है, हम जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी रिस्क होती हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की रिस्क होती हैं। ठीक है, तो रिस्क के बारे में अगर आपके लाइक सिलेबस से रिलेटेड होगा तो रिस्क के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वरना COC तो आपका सिलेबस में है शायद से, है ना। तो COC यहाँ पे ये कॉस्ट की बात कर रहा है। कॉस्ट का यहाँ पे है आपके कॉस्ट, COC इन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं पिछले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई बिजनेस अगर फंड को रेज करेगा तो 3 चीज़ों के बारे में वो हमेशा देखेगा। एक रिस्क के बारे में, है ना, ये क्या कोई रिस्क है या नहीं, या रिस्क उठाना बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, क्या रिस्क उठाने के बाद हमको उस रिटर्न में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैश फ्लो कितनी आ रहे हैं। ठीक है, वो दूसरा है आपका कॉस्ट, कि आपको वाकई में कॉस्ट कितनी पड़ रही है ना, फंड को रेज करने के लिए। और कंट्रोल से यहाँ पे कंट्रोल का यहाँ पे सिंपल ये है कि आपका जो कंट्रोल है वो बिजनेस यूनिट पे फिर बना रहेगा या नहीं बनेगा। कंट्रोल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होता है ओनरशिप से। ठीक है, यदि आप बाहर से ओनरशिप को हम क्या मानते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको हम क्या मानते हैं, उनको ओनर्स माना जाता है बिजनेस का। ठीक है, शेयर होल्डर्स को हम ओनर्स मानते हैं। वहीं डिवेंचर होल्डर्स को हम क्या मानते हैं, डिवेंचर होल्डर्स को मानते हैं हम क्रेडिटर्स मानते हैं बिजनेस का। तो जब भी हम बाहर वालों से, अब क्रेडिटर्स कौन से हो गए, बाहर वाले, तो डिवेंचर होल्डर से जब भी हम मान लो सपोज करो पैसा उठाते हैं या पैसा रेज करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमको उनको कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल देनी पड़ती है, और उनके रिगार्डिंग जो कॉस्ट बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है,
ये समझ में आया। तो अब जब जी है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप, जब जैसे जैसे बाहर वालों की ओनरशिप ज़्यादा पड़ेगी, सपोज़ करिए कि मैंने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ें आपको बताई थी, है ना, बताई थी ना, आपको याद हो तो, एक मिनट, हाँ क्या बताई थी मैंने, साहब के कंट्रोल का मतलब क्या है कि फर्म पे अपना पूरा कंट्रोल होना। अब जैसे कि मान लो एक बिजनेस में कैपिटल है, और कैपिटल हमने कहाँ से रेस कर रखी है, इक्विटी से हमने 50 लाख रेस कर रखे हैं और डेट से हमने 50 लाख रेस कर रखे हैं। तो इस केस में ये फर्म कैसी हो गई, इस केस में ये फर्म हो गई कि इसमें हमारी कितनी परसेंट ओनरशिप है, 50% ओनरशिप हमारी है और 50% ओनरशिप बाहर वालों की है। तो अब कह सकते हैं कि हम मैनेजमेंट को अब भी कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक अच्छे डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। बट यहीं अब मैं कहूँ कि 60 लाख है जी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका शेयर बढ़ जाएगा, यहाँ पे जो हो गया 5, यहाँ पे जो शेयर वो पहुँच के 6। तो जब डिवेंचर जब बाहरी वालों का शेयर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी ओनरशिप जो कंपनी से है वो कम हो गई है, ठीक है। और जब ओनरशिप कम हो गई है ना, तो हम ये मानेंगे कि हम क्या मानेंगे कि अब जो डिवेंचर होल्डर हैं वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। अब जी मैनेजमेंट को कहेंगे कि साहब हमारे हिसाब से डिसीजन मेकिंग करो, हमारे हिसाब से ये करो, हमारे हिसाब से वो करो। क्यों? क्योंकि ये अपना फ़ायदा देखेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले और इनका ज़्यादा से ज़्यादा रीपेमेंट हो। कब? जब रिडम्पशन का टाइम आए तो डिवेंचर होल्डर्स के, ठीक है। इतना समझ में आया? तो कंट्रोल से मतलब यहाँ पे वही है। चलें आगे। द कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी मिनिमम लेवल फॉर दैट अ प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल फैक्टर मस्ट बी कैरिड आउट। कहने का मतलब ये है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो कम से कम इतने ऑप्टिमम लेवल का तो होना चाहिए। लाइक एक हमने पढ़ा था ना, लाइक इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब पढ़ा रहे थे हम, तो हमने बोला था कि जो भी हम फंड रेज करना चाहते हैं कम से कम एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए, एक एडिक्वेट प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। लाइक कि अगर हमें 1 करोड़ की ज़रूरत है तो वो काम 1 करोड़ ही कर पाएगा, वो 50 लाख का फिगर नहीं कर पाएगा, ठीक है। ख़ास तौर पे ये चीज़ होनी चाहिए। और इसके अलावा हमको किस चीज़ को बैलेंस करके रखना पड़ेगा, इसके साथ हमें रिस्क को बैलेंस करके रखना पड़ेगा और कंट्रोल मैंने बता दिया ओनरशिप से यहाँ पे, ठीक है। अनदर की कंसिडरेशन चूजिंग द सोर्स ऑफ न्यू बिजनेस फाइनेंस is to strike a balance between equity and debt to ensure the funding structure suit the business। अब आगे वही वो वाली बात कर रहा है इक्विटी और डेट की, कि हमको इस तरीके से बैलेंस बना के चलना पड़ेगा इक्विटी और डेट में, अब कैपिटल के रेशो को, कि हमारा जो लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बैलेंस तरीके से बना रहे, ठीक है। कंट्रोल हमारा बना रहा है जिस भी हिसाब से हम चाहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो सोर्स ऑफ फंड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इक्विटी। द फंड रेज्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर आर द बेस्ट। अच्छा, इसको मतलब फंड्स रेज्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर आर द बेस्ट फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द फर्म। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि इक्विटी से जब भी हम पैसा रेज करते हैं तो ये कैसा माना जाता है, ये बेस्ट माना जाता है। किसके हिसाब से? रिस्क के हिसाब से, ठीक है। इक्विटी क्या है? रिस्क के हिसाब से क्या माना जाता है? बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें हमको जो रिस्क होती है वो कम देखने को मिलती है, ठीक है। अब जी किसका पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं हम रिस्क के हिसाब से? जी कंपनीज का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, ठीक है। कि इसमें हमको क्या देखने को मिलेगी? रिस्क कम देखने को मिलेगी। सिंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब इक्विटी का हमें क्या होता है, क्योंकि हमें इक्विटी का पेमेंट वापस नहीं देना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ तभी देना पड़ेगा जब कंपनी क्या है, वाइंड अप में जाएगी या लिक्विडेशन में जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमें इनका पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। फ्रॉम द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हाउएवर इक्विटी कैपिटल इज यूजुअली द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड। पर अगर हम इसको कॉस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। अब इक्विटी में हम देखें किससे? COC के हिसाब से देखें तो COC के हिसाब से ये क्या है?
ज़्यादा है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो बाकी सोर्सेज से ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ में आया? आगे, दिस इज बिकॉज डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर आर नॉर्मली हायर देन द प्रीवेलेंट इंटरेस्ट रेट एंड ऑल्सो बिकॉज डिविडेंड आर एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, है ना। एंड ऑल्सो इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू पब्लिक में डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर। अब जी यहाँ पे जितनी भी इन्होंने जी इमला बोली है मैं इसको अपनी भाषा में समझा देता हूँ। अपनी भाषा में समझाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें इक्विटी लिखना पड़ेगा। इक्विटी हमने लिख लिया, ठीक है। अब इक्विटी का पहला पॉइंट देखते हैं, रिस्क। इसमें हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, हम कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रिस्क कैसी होती है, रिस्क इसमें कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका हमको रीपेमेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर रीपेमेंट करना भी पड़ता है तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन करना पड़ता है, ठीक है। ये लिक्विडेशन अगर आपकी सिलेबस में अगर ये चैप्टर होगा तो हम ज़रूर कराएंगे, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जिसमें स्टेटमेंट बनाते हैं। लिक्विडेटर दोनों चीज़ों को देखता है, एसेट्स कितने बचे हैं कंपनी के पास, लायबिलिटीज़ कितनी बची हैं, और उस एसेट से फिर वो उन लायबिलिटी का प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भुगतान करता है, ठीक है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ें लिक्विडेशन अकाउंट जब हम करेंगे, मान लो हुआ आपके उसमें, तो ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम जो चीज़ें मेन सिलेबस के हिसाब से उसके हिसाब से चलते हैं। दूसरा, इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहा है, और इसमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कैसी होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ फंड। अगर हम किसी दूसरे सोर्सेज ऑफ फंड से अगर चीज़ों को मतलब फंड्स को रेज करते हैं तो उनकी अपेक्षा हमें ज़्यादा मिलती है। अब क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है आपकी रिस्क फ्री रिटर्न, है ना। और रिस्क फ्री रिटर्न एक जनरली तौर पे देखा जाए तो आपकी 4 से 6% आपकी मार्केट में क्या होती है, रिस्क फ्री रिटर्न मानी जाती है। कैसे मानी जाती है, वो इस तरीके से मानी जाती है कि सपोज़ करिए कि आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है ना, और आप रिस्क नहीं लेना चाहते उस पैसे पे, है ना। और जब आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, आरडी या एफडी खोलेंगे, है ना। आपको इसमें 4 से 6% मिल जाएगा, सेविंग पे 4% मिल जाता है, और आपको मतलब एफडी पे 6%, 6 सवा 6% के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए तो आप पीएफ वगैरह में डाल देंगे, सुपर एन्युएशन फंड में डाल देते हैं, मतलब जिन्होंने भी खोल रखा होता है, या फिर एनपीएस वगैरह में डाल सकते हैं। और भी बहुत प्रावधान है, इनमें हमको मैक्स टू मैक्स 7% के आसपास हमें मिल जाती है। पर इस 7% पे क्या हम पे को कोई रिस्क उठानी पड़ी, क्या किसी इन्वेस्टमेंट होल्डर को कोई रिस्क एक्स्ट्रा लेनी पड़ी? तो आंसर है नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि इस पर क्या है, इस पर भरोसा है उनको। लाइक क्रेडिट वर्थीनेस है, बैंक की क्रेडिट वर्थीनेस है, पीएफ की, एनपीएस की, इन सब की क्रेडिट वर्थीनेस ज़्यादा है, उनको पता है पैसा नहीं डूबेगा। वहीं अगर इनको मान लो और रिस्क लेनी है तो ये किस में चले जाएंगे, फिर म्यूचुअल फंड्स में चले जाएंगे। हो सकता है इन्हें 10 से 12-15% तक की रिटर्न मिलने लग जाए। बट यहाँ पे जो इधर से 3 से 5% का जो एक्स्ट्रा इनको रिटर्न मिला, क्या इसके साथ रिस्क नहीं बढ़ी? रिस्क यहाँ पे बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये बताइए। ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क आपकी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो वहाँ पे वही चीज़ के बारे में उन्होंने बात करी है कि रिस्क क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न में जब इतना होता है तो अब क्या कहते हैं, अब शेयर होल्डर जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो लोग नहीं चाहते कि उनको कम से कम जो मार्केट की रिस्क फ्री रिटर्न है ना, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट, जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे ज़्यादा बढ़ के चले, चाहते तो हैं भाई, एक्सपेक्टेशन तो होती है उनकी, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। तो इस चक्कर में जो हमारा जो COC है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है शेयर होल्डर्स का, वो मोस्टली आपका बढ़ा हुआ रहता है बाकी सोर्सेस ऑफ फंड की कंपैरिजन में, ठीक है।
चलें अगला और आगे बढ़ते हैं। और आगे इसमें क्या था, एक चीज़ और बता देते हैं कि आगे वो क्या है, एक नेक्स्ट पॉइंट और बता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड होता है आपका एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डिविडेंड आपका क्या होता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि एक तरीके से पोर्शन या प्रोपोर्शन, पोर्शन या प्रोपोर्शन प्लस प्रॉफिट का। ठीक है, तो जब भी कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ पोर्शन क्या करेगी, वो अलग रख देगी। ठीक है, अलग कर देगी। ठीक है, वो पोर्शन किसके लिए अलग कर देगी, वो पोर्शन कर देगी आपके शेयर होल्डर्स के लिए अलग। और शेयर होल्डर्स को जब वो प्रॉफिट मिलेगा तो वही प्रॉफिट आपका क्या कहलाया जाएगा, वो डिविडेंड कहलाया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ये कैसे मिलता है आपको, ये टैक्स प्रॉफिट से मिलता है। मतलब जैसे आपने कंपनी ने आपने प्रॉफिट कमाया तो उसके बाद जब आप टैक्स पेमेंट कर देंगे और उसके बाद जो फिगर आएगा उसमें से आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट रहता है नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और इसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट अपने P&L में। ऑल्सो इशू ऑफ न्यू शेयर टू द पब्लिक में डायल्यूट द कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एक चीज़ और यहाँ पे बोल रहा है कि सपोज करिए कि यहाँ पे हम देखें एक कंपनी है ABC लिमिटेड। ठीक है, और उनके कितने हैं 10,000 शेयर होल्डर्स हैं एट प्रेजेंट। अब उन्होंने क्या किया, अब 10,000 शेयर होल्डर मान लो सपोज करें ये 50% पोर्शन या 50% कैपिटल है इनकी, 50% कैपिटल जो है वो ये घेर रहे हैं शेयर होल्डर को, बाकी की 50% आपकी डेब्ट है मान लो सपोज करो। ठीक है, तो कंपनी ने सपोज करो, कंपनी चाहती है कि अपनी ओनरशिप को बढ़ाना चाहती है, और ओनरशिप को बढ़ाना चाहती है। ओनरशिप को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी को जो 1:1 का जो रेशो है ना, 1:1 का रेशो है, वो इस साइड पे ज़्यादा करना पड़ेगा। सपोज करो 2:1 कर ले, 3:1 कर ले, 4:1 कर ले। कहने का मतलब क्या, 4:1 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 75% ओनरशिप और 25% डेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंपनी मान लो सपोज करो चाहती है ना। ये आपने को मैंने बता दिया, इधर स्पेस कम है, स्पेस में डिलीट, ये सब चीज़ें हटा रहे हैं। ठीक है, तो हमने सपोज करो कि रेशो हमने क्या बना दिया, रेशो हमने बना दिया 4:1 का रेशो। ठीक है, तो हमने 4:1 का रेशो मान लो हमें करना है कंपनी को। ठीक है, कि 4% आपका क्या होना चाहिए, 4:1 का मतलब हो गया 75% इक्विटी हो 75% और डेब्ट हो आपकी 25%। तो इसके लिए क्या करेगी कंपनी, इसके लिए कंपनी ऐसा करती है कि लाइक वो क्या करेगी, फर्दर शेयर इशू करेगी। ऐसा ही मतलब शेयर इशू, फर्दर शेयर इशू निकालेगी, है ना। तो फर्दर शेयर इशू निकालेगी तो इसको FPO भी बोलते हैं शायद से, हाँ मेरी गलती, FPO ही बोलते हैं। FPO का मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग्स। जब एक बार कंपनी मतलब जब कंपनी एक बार मतलब लाइक जब पहली बार जब कंपनी अपने शेयर इशूज़ करती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम IPO। आपने वर्ड सुना होगा, IPO क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। बट पहली बार के बाद जब वो
दोबारा जब वो करती है, शेयर इशू करती है, तो उसको बोला जाता है एफपीओ। तो यहाँ पे एफपीओ निकालने की बात चल रही है। तो कंपनी क्या करेगी फिर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग्स को निकालेगी। ठीक है, सपोज करा निकाला, तो जब निकाला तो जो इक्विटी और डेट का रेशो 1/1 था, वो अब उसने क्या कर दिया, सपोज कर वो उसने कर दिया 4/1। कहने का मतलब ये था पहले 50 लाख ये थे, 50 लाख के ये थे, है ना। ठीक है, अब टोटल ये हो गई आपसे पहले एक की वैल्यू कितनी थी, 50 लाख, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 करोड़, है ना। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को कितने के फर्दर इशू और करने पड़ेंगे। अब यही मेरा सवाल बनता है कि कंपनी को फर्दर इशू कितने के करने पड़ेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। फर्दर इशू कंपनी कितने की करेगी शेयर, ये 2 करोड़ के हो गए, और यहाँ पे ये कितने की रह गई, ये 50 लाख की रह गई। तो क्या बन गया ना आपका 4:1 का रेशो। यही वो बोल लिया है लास्ट लाइन में, मैंने इसको आपको समझा दिया। ठीक है, चलें आगे। अगला पॉइंट देखते हैं, डिबेंचर आर सोर्स ऑफ फंड आर कंपेरेटिवली चीपर देन द शेयर्स बिकॉज ऑफ देयर टैक्स एडवांटेज। ठीक है, क्या कह रहा है, डिबेंचर से अगर हम पैसा रेज करते हैं, डिबेंचर को इशू करके अगर कोई कंपनी पैसा रेज करती है, तो वो हमको क्या मिल पड़ेगा, वो कंपनी के लिए चीपर होता है, किसके कंपेयर में, शेयर से पैसे को रेज करने में। जस्ट बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट होती हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हैं आपके डिविडेंड जो हम प्रोवाइड करती हैं कंपनी उससे। ठीक है, तो ये एक सस्ता कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, चीप कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको पड़ती है। ठीक है, ऑल्दो हमको एक फ़ायदा और होता है कि इंटरेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट को हम एज एन एक्सपेंस अपना शो कर सकते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट इन द सेंस P&L में। ठीक है, वहीं हम डिविडेंड को अपने एक्सपेंस में शो नहीं कर सकते। द इंटरेस्ट द कंपनी पेज ऑन द डिबेंचर इज फ्री ऑफ टैक्स अनलाइक अ डिविडेंड पेमेंट इज मेड फ्रॉम द टैक्स प्रॉफिट। अब क्या कह रहा है वहाँ पे, जो इंटरेस्ट हम डिबेंचर को पे करते हैं वो कैसी होती है, वो फ्री ऑफ टैक्स होती है। ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, वहीं जबकि हम देखा जाए डिविडेंड, तो वो हमको कैसे मिलता है, वो टैक्स प्रॉफिट से मिलता है। टैक्स प्रॉफिट इन द सेंस पहले हमारा जो प्रॉफिट आएगा, है ना, प्रॉफिट के बाद हम क्या करेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे, और टैक्स लगाने के बाद जो बचेगा उसको हम डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। However, even when times are hard, interest on debenture loans must be paid, whereas dividend not to be। कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी का केस होता है, कंपनी ने मतलब ऐसा हुआ कि कंपनी के प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, सालाना इतने प्रॉफिट नहीं हो पा रहे हैं कि वो क्या कर सके, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सके, है ना। तो इस केसेस में क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि डिविडेंड मिलना ज़रूरी है शेयर होल्डर्स को। ठीक है ना। हालांकि ये है कि क्यूमुलेटिव वाला पार्ट कुछ शेयर होल्डर्स के लिए है, मतलब लाइक शेयर होल्डर्स हम पढ़ेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है लाइक कि डिविडेंड आपका एक साल नहीं मिल पाया तो अगली साल फिर क्यूमुलेटिव होके आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके प्रावधान हम पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम एक चीज़ समझें कि जो डिवेंचर है उस पर एक तो आपको क्या है, इंटरेस्ट भी कम देनी है, और डिवेंचर क्या है, डिवेंचर के इंटरेस्ट को हम ट्रीट कर सकते हैं एक्सपेंसेस के लिए, है ना। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि जब इमरजेंसी का टाइम आता है तो हम क्या कर सकते हैं, डिविडेंड कंपनी क्या कर सकती है उस साल ना दे, ठीक है, वो ड्रॉप कर दे। ठीक है, बट इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं हो सकता। इंटरेस्ट आपको जो पेमेंट है, इंटरेस्ट का पेमेंट वो आपको देना ही देना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी टू पे इंटरेस्ट। ठीक है, ओके आगे। हाउएवर डिवेंचर एंटेल्स ए हाई डिग्री ऑफ रिस्क सिंस दे हैव टू बी रीपेड एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट एंड ऑल्सो इंटरेस्ट पेमेंट हैज़ टू बी मेड वेदर और नॉट कंपनी मेक्स प्रॉफिट। अब रिस्क डिवेंचर के केस में जो होती है, रिस्क कैसी होती है, हाई होती है।
हाई क्यों होती है? क्योंकि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमको क्या करना पड़ता है, हमको डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना पड़ता है, उनको रीपेमेंट करना पड़ता है। तो हमको उनका प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही देना है, साथ में आपको उनकी टाइमली क्या देनी पड़ती है, इंटरेस्ट देनी पड़ती है, चाहे आप प्रॉफिट कमाएं या ना कमाएं। ठीक है, कितना समझ में आया? तो इक्विटी का हमने यहाँ पे देख लिया था, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार मैं आपको डिवेंचर का भी दिखा। डिवेंचर के में रिस्क क्या होती है? ज़्यादा होती है। किसका पॉइंट ऑफ व्यू है ये? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डिवेंचर से पैसा उठा रहे हैं, रेस कर रहे हैं, तो रिस्क आपकी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनको श्योरली आपको मैंडेटरी पेमेंट करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, इनमें COC कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इनको इंटरेस्ट के रूप में दी जाती है कंपनी द्वारा, वो इसमें कम होती है। किसके कंपैरिजन में? शेयर के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ इतना ही था और कुछ नहीं था, मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। ठीक है, अगला सोर्स ऑफ फंड क्या है जहाँ से हम पैसे को रेज कर सकते हैं? वो है आपका बैंक। आपको पता है बैंक से भी हम पैसा ले सकते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। चलिए, कॉमर्शियल बैंक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फंडिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। भाई सीधी बात है, कॉमर्शियल रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस की फंडिंग में। मतलब अगर आपको फंड रेज करना है तो आप बैंक से जाके भी फंड रेज कर सकते हैं। किसके रूप में? लोन के रूप में। अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग बिजनेस इन देयर रूटीन एक्टिविटीज, डिपॉजिट, पेमेंट एक्सेट्रा, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मीटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द बिजनेस। क्या कह रहा है भाई? वैसे बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम क्या होता है भाई? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और विड्रॉल का पेमेंट करना। मतलब विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना, यही तो मुख्यतः काम होता है बैंक का। पर नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक का जो मेन काम और भी होते हैं और उसका जो काम है उसमें ये भी रहता है कि वो इन बिजनेस हाउसेस को मतलब फंडिंग प्रोवाइड कर सके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लोन प्रोवाइड कर सके। आगे, डिफरेंट लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कॉमर्शियल बैंक आर डिपिक्टेड एज फॉलो। अलग अलग लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बैंक द्वारा। अब लैंडिंग सर्विसेज का मतलब क्या है? लैंड करना मतलब है उधारी देना, है ना। तो लैंडिंग सर्विसेज में कुछ सर्विस ऐसी होती हैं जो फंड बेस्ड होती हैं, ठीक है, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं आपकी जो होती हैं नॉन फंड बेस्ड। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि जब आप फंड बेस्ड सर्विसेज को ऑप्ट करोगे बैंक के थ्रू, तो आपको वाकई में क्या देगी बैंक? पैसा देगी। मतलब आपके हाथ में आपको क्या देगी? फंड प्रोवाइड कराएगी। वहीं अगर आप दूसरी तरफ नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग सर्विसेज को ऑप्ट करते हैं तो आपको क्या है? बैंक जो है पैसा नहीं देगी। आपको क्या नहीं देगी? पैसा आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आप तो सिर्फ और सिर्फ कुछ आश्वासन देगी, कुछ प्रोमिसेस दे सकती है, कुछ गारंटीज दे सकती है। पहली चीज़ तो ये है फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड में डिफरेंस, ठीक है। अब फंड बेस्ड लैंडिंग सर्विसेज में बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है देखते हैं एक नज़र। कैश क्रेडिट, दूसरा है ओवरड्राफ्ट। आपको पता है कैश क्रेडिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, टर्म लोन्स क्या होते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्म क्या होता है, ये क्या होता है आपको पता है? ये सोर्सेस ऑफ फंड है एक तरीके से जो बैंक प्रोवाइड कराती है बिजनेस होल्डर्स को, मतलब बिजनेस यूनिट्स को, ठीक, टाइमली, है ना। अब कैश क्रेडिट, ये वैसे हम आगे सोर्सेज ऑफ फंड में ये सब पढ़ने वाले हैं, तो आप उसकी चिंता मत करिए कि हम नहीं पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। तो कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट एक तरीके से एक जैसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिस शॉर्ट टर्म लोन को रेज करने के लिए होते हैं, एक तरीके से यूँ समझिए, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म लोन को रेज करने के लिए होते हैं, एक थोड़ा बहुत डिफरेंस मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कैश क्रेडिट में जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है ओवरड्राफ्ट की कंपैरिजन में। कैश क्रेडिट जब की फैसिलिटी आपको जब भी लेनी होती है तो यहाँ पे कोई भी कैश क्रेडिट की फैसिलिटी ले सकता है, लाइक इंडिविजुअल हो गया या कोई बिजनेस यूनिट हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी ले सकता है। बट बजाय उसको क्या करना पड़ता है? बैंक में जाके एक न्यू अकाउंट खुलवाना पड़ता है कैश क्रेडिट की फैसिलिटी लेने के लिए। वहीं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेनी है तो आपका जहाँ पे बैंक है आप वहीं पे अपने उसी खाते में करंट अकाउंट में आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को क्या ले सकती हैं। दूसरी चीज़,
कि जहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज की जाती है कैश क्रेडिट में, वो उसमें करी जाती है कि आपने कितना पैसा विड्रॉल किया है ना, मतलब लाइक कि आपने कितना पैसा खाते से विड्रॉल किया है, ठीक है। वहीं यहाँ पे ओवरड्राफ्ट में जो इंटरेस्ट चार्ज की जाती है वो उस पर की जाती है कि आपने कितना अवेल किया है, अवेल कर रखा है बैंक ने, अवेल कर रखा है इन द सेंस मान लो कंपनी ने 50,000 की लिमिट दे रखी और आपने उसमें से सिर्फ यूज़ किया है मान लो 10,000, तो आपकी जो इंटरेस्ट बनेगी वो 50,000 पे बनेगी, ना कि 10,000 पे। जी हम किसकी बात करें, ओवरड्राफ्ट की। वहीं दूसरे केस में सीसी की बात करें कैश क्रेडिट की, तो भले ही आपको 50,000 की लिमिट है बट आपने मान लो 10,000 ही यूज़ किया है, तो आपको जो इंटरेस्ट देनी पड़ेगी वो 10,000 पे देनी पड़ेगी। ये थोड़े छोटे मोटे डिफरेंस मैंने बता दिए हैं, ठीक है। बाकी के डिफरेंस जानने के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और हमारी वीडियोस को आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि अगली वीडियो 1 या 2 दिन बाद सोर्सेस ऑफ फंड की वीडियो आएगी जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, तो उसमें हम बाकी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझिए, आगे देखेंगे। आगे देखते हैं टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब यहाँ पे होता है आपका शॉर्ट टर्म लोन और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मेनली होता है आपका 1 साल, है ना। पहले ऐसा कहते थे 1 साल से ज़्यादा का जब आप लोन लेने हैं तो शॉर्ट टर्म लोन के अंदर काउंट होगा, बट अब कुछ टाइम से इस चीज़ों को बदल दिया गया, तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोन आप 24 महीने से ऊपर का उठा रहे हो, है ना, वो आपका शॉर्ट टर्म लोन में आता है। और जो भी 24 महीने से कम, 24 महीने से कम के लिए जो उठा रहे हैं वो शॉर्ट टर्म लोन में आ जाएगा, और 24 महीने से जो भी ज़्यादा पीरियड के लिए आप अगर लोन ले रहे हो बैंक से तो लॉन्ग टर्म लोन में आ जाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे शॉर्ट टर्म लोन वाला जो टाइम लिमिट हो सकता है अभी भी 1 साल दिखा रही थी वो बुक वगैरह में, बट इसको 24 मंथ से आप काउंट करने लग गए हैं। मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी हैं, ठीक है। ऑप्शन में अगर 24 मंथ वाला ऑप्शन हो तो उसको लगा देना, नहीं तो बस 1 साल का ऑप्शन हो तो वो लगा देना, ठीक है। और मैं इस पे जब सोर्सेज ऑफ फंड पे वीडियो बनाऊंगा तो इन चीज़ों को भी हम वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आगे देखें, आगे वर्किंग कैपिटल टर्म। वर्किंग कैपिटल टर्म का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी बैंक होती हैं जो वर्किंग कैपिटल के लिए आपको लोन देती हैं। किसको देती हैं, बिजनेस यूनिट को। जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए कभी एकदम से उनको पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो उनको क्या दे दिया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंक द्वारा। अब भाई अब जो सोचोगे कि भाई बिजनेस को वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, हाँ लेना पड़ सकता है। और ये लोन कैसा लोन होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन की तरह काउंट होता है। क्यों होता है, सपोज़ करिए कि आपका बिजनेस तो बहुत बड़ा है पर आपके बिजनेस में आपके पास लिक्विड मनी नहीं है, लिक्विडिटी आपकी ख़त्म हो गई है बिजनेस में। लिक्विडिटी इन द सेंस आपके पास लिक्विड फंड नहीं है, आपके पास मतलब क्या कह सकते हैं, एसेट्स तो बहुत हैं, है ना, फिक्स्ड एसेट बहुत हैं मान लो सपोज, बट आपके पास लिक्विड फंड नहीं है, कैश नहीं, तो आप भुगतान कैसे करोगे, प्रॉपर्टी बेच के और फिक्स्ड एसेट बेच के तो भुगतान करोगे नहीं। तो उस केस में कभी कभी बिजनेस यूनिट को फंड रेज कर लेना पड़ता है बैंक के थ्रू, ठीक है। अगला है आपका नॉन फंड बेस्ड में आपका आ जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी। इसको भी मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट का ज़्यादातर यूज़ जो होता है, जो मेनली यूज़ होता है वो होता है सेलर और बायर के केस में। सेलर और बायर के केस में भी किधर यूज़ होता है, जो होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले केसेस में। सपोज़ करिए कि मैं यहाँ भारत में बैठा हुआ हूँ और भारत में बैठ के मेरा नाम शुभम है ना, मैंने एक यूएसए के बंदे से किसी से मैंने कुछ इक्विपमेंट मंगाए, कुछ मैंने अपनी इक्विपमेंट इन द सेंस मशीनरी के कुछ पार्ट्स मंगाए, कुछ रॉ मटेरियल मंगाया। इसका नाम था हमारा, क्या नाम दें इसे, इसको दे देते हैं हम, इसको देते जिम्मी। मैंने जिम्मी साहब से मंगाए कि भाई मेरे को क्या कर दो, रॉ मटेरियल दे दो। तो जिम्मी साहब बोले थे तुम पहले हमको पैसा दे दो, हम तुम्हें रॉ मटेरियल दे देंगे। अब मेरे को लगा कि साहब अगर मैंने जिम्मी साहब को पैसा दे दिया तो जिम्मी साहब ने मेरे को रॉ मटेरियल भेजा नहीं भेजा। भाई यही डाउट जिम्मी साहब के मन में कि भाई मैंने अगर रॉ मटेरियल दे दिया तो ये पैसा देंगे या नहीं देंगे। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई मैं कैसे माल मंगाऊँ, भाई मैं कैसे रॉ मटेरियल मंगाऊँ, और जिम्मी साहब को लगेगा कि भाई पैसा नहीं आ रहा तो मैं कैसे रॉ मटेरियल भेज दूँ। तो इस केस में क्या होता है, जिम्मी साहब क्या कहते हैं
जिम्मी साहब कहते हैं, जिम्मी साहब क्या सेलर हैं? जी हैं हमारे शुभम, यानी कि मैं बायर हूँ। जिम्मी साहब कहेंगे सेलर, बायर से क्या कहेंगे कि साहब मेरे को आप लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर दीजिए। अब शुभम कहेंगे कि भाई ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? शुभम क्या कहेगा? वो कहेगा कि जी आपको अपने बैंक से इशू करवा के हमको देना पड़ेगा, जिम्मी साहब ने कहा। तो शुभम गया, शुभम कहाँ पे गया? ये हौच पौच सा हो गया है ना, नीचे देखें, हाँ यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अब उसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। शुभम गया अपने बैंक वाले के पास, बैंक के साहब मुझे LOC दे दो, है ना, ये LOC क्या है, LOC दे दो। तो बैंक वालों ने कहा कि ठीक है LOC मिल जाएगी आपको, बट इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कोलेट्रल देना होगा, कोलेट्रल रखना होगा। मैंने कि कोलेट्रल क्या? तो बोले कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है साहब सिक्योरिटी दे देंगे आपको। तो बैंक ने क्या किया, LOC बनाते, ठीक है, जो जिम्मी का बैंक था, जिम्मी तो भी तो भाई कहीं ना कहीं बैंक होगा जिम्मी का भी, तो कहीं ना कहीं से तो ट्रांजेक्शन रिसीव करता होगा वो, है ना। तो जिम्मी का बैंक था, सपोज करो फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, जो जिम्मी का बैंक था सपोज करो। तो नाम के लिए बोल दिया, वैसे वहाँ का ये एक तरीके से रिजर्व बैंक माना जाता है, बट मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही समझाने के लिए बोल दिया, इसको ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है, कि फेडरल बैंक में ऐसे नॉर्मल खाते नहीं खुलते, ठीक है, उस सबको कहानी पे ध्यान दो बस। तो इसका बैंक था फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका। तो जो LOC आएगी वो आएगी इधर, ठीक है, इसको हम कहते हैं एडवाइजिंग बैंक भी बोलते हैं। एडवाइजिंग बैंक मतलब इस तरीके के जो काम करते हैं वो एडवाइजिंग बैंक होते हैं, ठीक है। और हमारे बैंक को क्या कहते हैं? हमारे बैंक को कहते हैं ओपनिंग बैंक, जिसने LOC बना के भेजी। तो LOC बना के भेजी, लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग बैंक पे भेजी। अब जो एडवाइजिंग बैंक चेक करेगी कि भाई ये जेन्युइन इसका खाता है या नहीं, इसका ट्रांजैक्शन जेन्युइन है नहीं, है ना, वो सभी चीज़ें जेन्युइन वो देखेगी, और इसके बाद ये LOC जाके किसको पकड़ा देगी? जिम्मी को पकड़ा देगी। अब जिम्मी क्या करेगा? जिम्मी को जब LOC मिल जाएगी तो जिम्मी फिर क्या करेगा? रॉ मटेरियल को क्या कर देगा? रॉ मटेरियल को डिलीवर कर देगा, या हम कह सकते हैं उनको पार्सल में लगा देगा, या उनको वो रिलीज़ कर देगा, ठीक है। इतना समझ में आया? इसमें एक और चीज़ और बनती है यहाँ पे, बिल ऑफ लीडिंग का और झोल है यहाँ पे, वो हम सोर्सेस ऑफ फंड में देखेंगे। ऐसी कहानी को वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और ऐसी चीज़ों को समझना चाहते हो ढंग से विस्तार से तो आप मुझे को फॉलो कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो, लाइक समझ में नहीं आती चीज़ें, या मेरा पढ़ाया कभी गलत लगता है, बुरा लगता है, या मेरे से कोई गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझको कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगता है तो आप मेरे को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियोस को, ठीक है। और PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और मेरे को लगता है ये 30 मिनट से थोड़ा ऊपर हो गया, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। आई एम रियली सॉरी। ये मैं मतलब पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है कभी कभी, तो जो छोटी मोटी चीज़ें आप मैनेज कर लीजिए या करिए, और पढ़ते रहिए और बने रहिए, ठीक है। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, धीरे धीरे सब होगा, आप बस बने रहिए, है ना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।